हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमन कैटेगरी। उसी के सीक्वेंस में हम एक टॉपिक रह गया था छोटा सा टेलीग्राफ तार के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी जिसके अंदर एक्सपेंशन फॉर्मूलाज यूज होते हैं। जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सपेंशन फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, साइन एंड कोस के जो भी एक्सपेंशन फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम कॉमन कैटेगरी को के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रूव करने को बोला जाता है। वो उसके अब ये चीज़ आती है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है क्या नहीं है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूलाज और एक्सपेंशन के मैंने आपको रिलेशनशिप जो करवाए हुए हैं कॉमन कैटेगरी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर वो आपको देखने जरूरी है। उसके अंदर मैंने दो फॉर्मूलाज करवाए थे जो हाइपरबोलिक के अंदर, एक तो सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी था और एक सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी था वाई इक्वल में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज सिर्फ दोनों ही यूज होने हैं, क्योंकि टेलीग्राफी तार का एक मेथड है कि टेलीग्राफी तार के जितने भी क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन फॉर्मूला से ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है वो किससे, मतलब पहली बात तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है, साफ लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, तार के रूप में क्वेश्चन होगा, चेन हो गई, जंजीर होगी, कुछ भी, तो आपको सिर्फ उसमें एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम दो क्वेश्चन लेंगे कि दोनों के दोनों फॉर्मूला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगे यहाँ पर और दोनों के दोनों टेलीग्राफ तार से रिलेटेड है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। वो बोल रहे कि 12 लंबाई की एक समान जंजीर के दो सिरे क्षैतिज रेखा पर क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदुओं पर स्थित है। 2a दूरी पर दो बिंदुओं पर है। यदि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से आपको समझने की है, कोशिश करनी है कि क्या बोलना चाह रहा है। और यदि स्मॉल एल जो है वो ए से कुछ ही बड़ा हो, यानी ए से थोड़ा ही बड़ा हो, मतलब इनकी मतलब नगण्य हो, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो नगण्य हो, यानी एल ए से कुछ ही बड़ा हो, तो हमें प्रदर्शित करना है करो कि जंजीर में लगभग जंजीर में जो तनाव है वो लगभग कितना होना चाहिए, आपको ये प्रूफ करना है। लगभग तनाव है इतनी लंबी जंजीर के भार के बराबर हो, यानी जंजीर की लंबाई हमें क्या प्रूफ करनी है, a की क्यूब अपॉन में 6l माइनस a, लंबाई की जंजीर के भार के बराबर हो, या लंबी जंजीर के भार के बराबर हो तथा इसके निम्न बिंदु का सिरों से झोल तथा इसके निम्न बिंदु का, आपको निम्न बिंदु पता है, निम्नतम बिंदु सी होता है वही, तो निम्न बिंदु का सिरों से झोल 1/2 रूट में 6a अपॉन में l माइनस a होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से देखकर थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसने बोला 2l लंबाई की एक समान जंजीर है। ठीक है, वो जंजीर के दो सिरे हैं, वो क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदुओं पर है, यानी एक जंजीर लेनी है हमें ये, और वो बोल रहे हैं इसके जो दोनों सिरे हैं वो क्षैतिज में कोई रेखा स्थित है, मतलब ये क्षैतिज रेखा हमने बना दी। ठीक है, इसके दो बिंदुओं से बंधे हुए हैं, ये हमने नाम दे दिया ए है, ये नाम दे दिया बी है। अभी कैटेनरी के फॉर्म में है तो हम इसको कैटेनरी में ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें निम्नतम बिंदु गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है कैटेनरी का ही निम्नतम बिंदु होता है। तो बंधे हैं, यदि स्मॉल है, अब इसमें 2l लंबाई, यानी ये भी l, यानी यहाँ से लेकर निम्नतम बिंदु ये हमारा c है, यानी ये डिस्टेंस भी l और ये डिस्टेंस भी l, और वो बोल रहे हैं कि सीधे क्षैतिज पर 2a दूरी पर बिंदुओं पर स्थित है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है 2a, मतलब ये भी a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी।
ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि यदि एल जो है वो ए से कुछ ही बड़ा हो, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो इससे थोड़ी ही कम हो, अगर थोड़ी ही कम है इसका मतलब एल और ए के बीच की डिस्टेंस बराबर है, एक लगभग, ठीक है। अगर ऑलमोस्ट देखें तो बराबर है, बट वो बोल रहा है एल ए से अगर कुछ ही बड़ा हो, ठीक है, बहुत ही कम इनके बीच में फर्क हो, तो इसका मतलब क्या है कि एल की और ए की डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर हो सकती है। अगर एल और ए की ऑलमोस्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, इसका मतलब सी पर जो तनाव है वो ए पर तनाव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो कि सी पॉइंट पर जो तनाव है वो ए के तनाव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम अपने लिख देंगे, यदि ये वाली लाइन रिपीट कर रही हूँ कि यदि एल ए से कुछ ही बड़ा हो, यदि एल ए से कुछ ही बड़ा हो तो बिंदु ए पर तनाव, बिंदु ए पर जो टेंशन है, बिंदु ए पर तनाव इसके निम्नतम बिंदु सी पर तनाव के बराबर होगा। अभी मैं बताती रही हूँ, ये चीज वही चीज मैंने लिखी है कि अगर इन दोनों के ये जो डिस्टेंस एल है ये ए से अगर कुछ ही बड़ी हो, यानी इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम हो, तो सी पॉइंट ऑलमोस्ट ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर सी पॉइंट ऑलमोस्ट ए के बराबर है तो इसके ऊपर जो तनाव होता है ये टी नोड, और इसके ऊपर जो स्पर्श रेखीय तनाव होता है टी, ठीक है। ये क्या वो बराबर हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, बराबर हो जाएंगे अगर इनके बीच की डिस्टेंस लगभग बराबर कर दी जाए, ठीक है। तो टी नोड और वो पूरा टी क्या है, बराबर होंगे, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी नोड होगा। और तुम्हें टी पता है क्या होता है, टी होता है डब्ल्यू आई, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, और टी नोड इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू सी होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये काम खत्म उसका। अब वो बोल रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से सी का मान निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यानी इस सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट ए के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और मैंने बोला कि पॉइंट ए के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई करना आपको एक्सप्रेशन वाला करना है, तो हम लिख देंगे नाउ 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं हम, S इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, ये फॉर्मूला हम इसके ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। S मतलब क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है, मतलब चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, a बिंदु के लिए निम्नतम बिंदु से दूरी होती है, तो ये चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, स्मॉल l, तो S की जगह पर क्या लिखेंगे हम, स्मॉल l इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x की होती है, और यहाँ से लेकर नीचे तक इस x अक्ष तक जो दूरी होती है वो y होती है, तो हमें x चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, a दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a पुट कर देंगे, a अपॉन में c, तो l इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c का फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, वो ओपन होता है x प्लस, यानी x कितना है हमारे पास, a अपॉन में c, ठीक है, और 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 x की क्यूब, मतलब a की क्यूब मतलब c की क्यूब, डैश डैश डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं c का, जब c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस 1 अपॉन में 6 डॉट c से c कैंसिल, यानी c स्क्वायर बचेगा, a की क्यूब अपॉन में c स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसके जो मैक्सिमम पावर के जो स्टेप है उनको हम छोड़ देते हैं, नगण्य कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब इस l को इधर लेके आएंगे, l माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन में c डॉट a की क्यूब अपॉन में c स्क्वायर, हमें c की वैल्यू चाहिए, हम c की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 6l माइनस a इज इक्वल टू a की क्यूब अपॉन में c स्क्वायर। अगर c की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, तो ये 6l अपॉन में a तो इसके अपॉन में आ जाएगा a की क्यूब के, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, तो ये c की वैल्यू आ गई। और c की वैल्यू देखो किसकी तरह दिखाई दे रही है, आपने उसको क्या, उसने क्या बोला था हमें कि जो जंजीर में तनाव होगा वो लगभग इतनी लंबी जंजीर के भार के बराबर हो, इसका मतलब वो जो वैल्यू आई है हमारे पास जंजीर की लंबाई की आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ना, जंजीर की लंबाई, जंजीर में तनाव जो है
जंजीर में तनाव बराबर A³/6L - A लंबी जंजीर का भार होगा। ये हमें प्रूफ करने को बोला था उसने। अब सेकंड क्या बोला उसने, बोल रहा है कि जो जंजीर में तनाव होगा वो इतनी लंबी जंजीर का भार होगा, तो ये लंबाई निकल गई। अब उसने बोला है हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके निम्नतम बिंदु का सिरों से झोल जो है वो होगा। अब झोल हमें बताना है, तो झोल क्या होता है वो देखिए। झोल का मतलब होता है कि कैटेनरी है वो कितना घूमी हुई है नीचे तक, निम्नतम बिंदु तक दूरी, यानी क्षैतिज से निम्नतम बिंदु तक की दूरी हमारी झोल होती है। अब क्षैतिज हमारा ये है, ठीक है, और निम्नतम बिंदु सी है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होती है वो हमारा झोल होती है। झोल मतलब सैग बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली जेड है, तो वो जेड मेरे को फाइंड करना है कि इसके बीच में झोल कितना है, वही हमें बताना है कि झोल इतना है। तो ये जेड निकालना है, तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर करवा चुकी थी कि वो बोल रहे हैं कि ये जो टोटल वाई अक्ष है हमारी, यहाँ से लेकर ये हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इसकी इस क्षैतिज की दूरी, वो इसमें से अगर मैं टोटल निम्नतम बिंदु की दूरी ये कितनी होती है, स्मॉल सी होती है, ये भी आपको पता है, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल वाई में से अगर सी माइनस कर दिया जाए तो जेड बच जाएगा, यानी झोल बच जाएगा। तो झोल का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस सी, और वाई यहाँ पर हमारी अक्ष होती है, कैटेनरी की अक्ष, उसमें से अगर निम्नतम बिंदु की दूरी, अगर मूल बिंदु से निम्नतम बिंदु की दूरी अगर माइनस कर देते हो तो झोल बचता है हमारे पास। तो हम लिख देंगे माना, मैंने जेड माना तो हमें लिखेंगे माना कैटेनरी में झोल जो है या जंजीर में झोल है माना जंजीर में झोल Z हो, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी, फॉर्मूला बताया वो मैंने, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, y के अंदर रिलेशन होता है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c होता है माइनस में c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c -1। अब करते हैं इसको ओपन, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1 + 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 x² अपॉन में c² प्लस डैश 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 माइनस का 1, -1 + 1 कैंसिल, तो c और इधर हमारा चल रहा है z, तो 1/2 x² अपॉन में c² बचेगा। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, c को पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जब c को कैंसिल करेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, x की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी है, x हमारे पास वही लेना है जो पहले ले चुके थे। x मतलब क्या होता है कि a से यहाँ से b से यहाँ तक की दूरी या a से यहाँ तक की दूरी, तो वो x होता है। तो वो कितनी देर की हमें a दे रखी, तो हम नीचे x की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो भी x में चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं c 1/2 x की जगह पर a² अपॉन में c², ठीक है। यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, a² अपॉन में 2c, तो झोल कितना आ गया, a² अपॉन में 2c। अब c यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, c की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब c की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट झोल जो हमारा z इसको क्या था, a² अपॉन में 2, और c की वैल्यू कितनी निकली हुई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो a³ अपॉन में 6l माइनस है, तो ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 6l माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6l माइनस a अपॉन में a³ आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो a के तो क्या चला जाएगा, यहाँ पर बाहर चला जाएगा, तो हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा रूट में, यानी 1/2 रूट में 6al माइनस a, ठीक है, ये बचेगा। और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसके अंदर झोल है वो लिखना है। कैसे आया, a² थी, a² को अगर मैं रूट के अंदर लेके जाऊँगी तो a की पावर 4 बनेगी, ठीक है। तो अंदर a की पावर 4 बनेगी, तो a की पावर 4 से मैं लिख देती हूँ, अगर स्टैंड करने समझ में आया आपको। तो यहाँ पे 6a⁴ l माइनस a अपॉन में a³, बाहर a/2 पड़ा हुआ था, यहाँ से इससे इसकी स्क्वायर मतलब पावर कैंसिल हो गई, तो 6l माइनस a बचा। तो ये इसका प्रूफ है कि आपको किस तरीके से इसमें एक्सपेंशन फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अब यहाँ मैंने वो उसका फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि
वाई का फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी ही होता है, एंड जो साइन के लिए करते हैं वो s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी होता है। तो वो मैंने ऊपर ट्राई कर चुकी हूँ। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया और इजी भी है। आपको दोनों चीज़ें, ये लेंथ तो बहुत इजीली निकलती है क्योंकि इसके अंदर साइन का रिलेशन लेना होता है, और फॉर्मूलाज एक चीज़ और है कि इसमें आपको स्पेशल फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए। ये साइन हाइपरबोलिक एंड कोस हाइपरबोलिक के जो एक्सपेंशन फॉर्मूलाज है वो आपको ध्यान होने चाहिए। अगर वो गलत कर दी फिर आगे प्रूफ एकदम ही गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज पे कैटेगरी का जो क्वेश्चन था वो। अभी एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, फिर सॉल्यूशन करते हैं उसका। क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि एक टेलीग्राफ तार एक द्विधातु से बना है। एक द्विधातु से बना है, इसकी लंबाई L लंबाई को समान ऊंचाई के, इसकी L लंबाई को समान ऊंचाई के d दूरी के दो खंभों से खींचकर, स्मॉल d दूरी के दो खंभों से खींचकर इस प्रकार बांधा है कि, इस प्रकार बांधा है कि खंभों पर न्यूनतम तनाव, यानी खंभों पर तनाव क्या हो, न्यूनतम, खंभों पर न्यूनतम तनाव हो, यानी इस तरीके से बांधना है कि हमें तनाव क्या हो, न्यूनतम हो। तो शो दैट L इज इक्वल्स टू डी अपॉन में लैम्डा साइन लैम्डा, जहां लैम्डा समीकरण लैम्डा टेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 से प्राप्त होता है। हमें सबके सब ये समीकरण भी निकाल के दिखानी है और रिलेशन भी निकालना है, से प्राप्त होता है, और ये भी बताना है कि उनके सिरों पर जो तनाव क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमें बहुत से काम करने हैं, इसके अंदर 3-4 काम करने हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने हमने बोला क्या, सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेलीग्राफ तार है, वो धातु से बना है, और वो स्मॉल एल लंबाई को, यानी जो उसकी धातु की टेलीग्राफ तार की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, वो बोल रहा है इसको समान ऊंचाई के डी दूरी के दो खंभों के बीच से बांधा गया, यानी मान लो ये टेलीग्राफ तार है तो इस तरीके से बंधी हुई है, इसमें ज़्यादा झोल नहीं है। ठीक है, तार धातु की बनी है तो झोल एकदम मिनिमम ही होगा उसके अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे बंद तो ये कैटेगरी ही रही है। ठीक है, ये इसके ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है टेलीग्राफ तार की, एल है, तो निम्नतम बिंदु से इसकी दूरी है L/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, L/2। और ये दो खंभे बने हुए हैं, मतलब इस तरीके से बोल रहा है, ये एक खंभा है और ये एक खंभा है। ठीक है, इसके ऊपर वो टेलीग्राफ तार बंधी हुई है, तो ए जो है, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, d दूरी। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी d/2 और ये वाली डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से बांधा जाता है कि खंभों पर, यानी इनके सिरों पर जो तनाव क्या हो, न्यूनतम हो। तो हमें इसके सिरों पर तनाव क्या करना है, न्यूनतम यानी मिनिमम निकालना है, और मिनिमम के लिए आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं, उसी केस के अंदर जाना है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन करके तो हमें शो करना है दिस, ये जो है यहाँ, ये जो लैम्डा है वो इस समीकरण से प्राप्त होगा, यानी हमें ये समीकरण भी निकालनी है, रिलेशन भी निकालना है, और तनाव को न्यूनतम भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो बोले कि इनके सिरों पर तनाव क्या हो, मिनिमम हो, तो हमें इनके सिरों पर तनाव मानना पड़ेगा। तो हमें क्या लेते हैं, माना खंबे के सिरे पर तनाव, खंबे ए पे ले लो, तनाव कैपिटल टी है। ठीक है, हमने मान लिया कि सिरे पर तनाव क्या है, इसका कैपिटल टी है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल सिरों पर तनाव कैपिटल टी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू वाई के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डब्ल्यू डॉट वाई क्या होता है, सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सी कोस हाइपरबोलिक एक्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, वो कितनी d/2, तो t अपॉन में 2c। ठीक है,
अब वो बोल रहे हैं कि खंभों पर तनाव में मिनिमम करना है, तनाव को न्यूनतम दिखाना है। तो तनाव को न्यूनतम करने के लिए सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करके उसको 0 के बराबर में रखेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, उसका एक बार और अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करने के बाद चेक करेंगे उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है बराबर, अगर 0 से बड़ी आ रही है डी स्क्वायर टी अपॉन में, ठीक है, डीसी की, ठीक है, डी टी अपॉन में डीसी करेंगे सी के सापेक्ष, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ी आ रही है तो वो इसका मतलब वो मिनिमम है, अगर 0 से छोटी आ रही है इसका मतलब वो मैक्सिमम है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हमें क्या करना है, तनाव न्यूनतम करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो तनाव न्यूनतम के लिए सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सी के सापेक्ष हमें क्या करना है, इस पे अवकलन करना है। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dt अपॉन में dc इज इक्वल्स टू w, ठीक है। c का करेंगे तो 1 आएगा तो cos हाइपरबोलिक d अपॉन में tc, ये एच डी सॉरी dc 2c। अब देखो यहाँ से c का 1 हो गया, अब हमें इसका करना है तो w के ऊपर बाहर ही ले लो, ठीक है, w तो कांस्टेंट चल रहा है, हम इसका ही करने जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करना चाह रहे हैं इसका, c को रखो एच डी प्लस सी डॉट कोस हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c। फिर हमें c का करना है, d अपॉन में 2c का करना है, तो कितना आ जाएगा माइनस d अपॉन में 2c की स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि dt अपॉन में dc जब भी वैल्यू निकलती है इसको बराबर में 0 पुट करना होता है, ये हमने कर दिया इसको बराबर में 0, बराबर में 0 करेंगे, w कांस्टेंट था तो सोचा कि 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ मिलेगा कोस हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c माइनस का, ठीक है, माइनस का c से ये c कैंसिल कर दो, तो कितना बचेगा d अपॉन में 2c साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c इज इक्वल्स टू 0। इस पोर्शन को उठा के उधर ले जाते हैं, ये एज इट इज d अपॉन में 2c, इसको उधर लेके जाते हैं तो d अपॉन में 2c साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c, साइन को इसके अपॉन में लेके आते हैं, ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c, ठीक है। और साथ में पड़ा हुआ है d अपॉन में 2c बराबर में, इसकी जगह पर क्या बचा 1, क्योंकि आप और में लेके गए तो 1 ही बचेगा। अब हम क्या करते हैं, जो d अपॉन में 2c है ना, इसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, माना d अपॉन में 2c क्या है, लैम्डा है। अगर ये मान लिया लैम्डा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, लैम्डा tan लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बन गई। उसने बोला कि यहाँ से जो लैम्डा है वो इस इक्वेशन से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल प्राप्त होता है, लैम्डा tan लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 से प्राप्त होता है, वो मिल गया, ठीक है। अब हमें ये l निकालनी है कि स्मॉल l कितनी निकलेगी, ठीक है। l के लिए हमें ये चाप की लंबाई चाहिए, और चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, s इज इक्वल्स टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन में c होता है। क्वेश्चन के साथ देखा करो हमें क्या चाहिए, स्मॉल l चाहिए। स्मॉल l कहाँ पड़ा है, चाप की लंबाई में पड़ा है। चाप की लंबाई के लिए बिंदु a पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, s इज इक्वल्स टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन में c वाला। तो हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं बिंदु a पर, बिंदु a पर s इज इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। s देखो चाप की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, ये लेंथ, मैंने बोला l यहाँ से प्राप्त हो सकता है, कहाँ से, यहाँ से, और ये s होता है, और s की लंबाई कितना है l/2, तो हम उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, l/2, ठीक है। इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं l/2 बराबर c साइन हाइपरबोलिक x, मैंने बोला पहले पुट कर चुके हैं, टोटल दूरी क्या थी d थी, तो x कितना था हमारे पास d, यानी d/2c, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो l इज इक्वल्स टू 2c साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c, ये बड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि आप क्या करो, इसके अंदर जो c है इसको d से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2c जो पड़ा हुआ है इसको d से एक बार तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार
डिवाइड कर देते हैं। d से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया, तो ये साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c बड़ा हुआ है। अब आपको पता है d अपॉन में 2c हमने क्या माना था, लैम्डा माना था। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, d अपॉन में 2c, तो इसका मतलब 1 अपॉन में लैम्डा यानी d अपॉन में लैम्डा और साइन लैम्डा। ठीक है, ये मिल गया हमें l। ठीक है, अब देखो क्या मिल रही है ये इक्वेशन हमें, L इक्वल टू डी अपॉन में लैम्डा साइन लैम्डा। तो L निकालने के लिए सिंपल सा काम था, आपको क्वेश्चन में ये बना कि L निकालो, तो L निकालने के लिए आपको चाप की लंबाई निकालने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर L पड़ा हुआ और तो कहीं पे L है ही नहीं। और चाप की लंबाई के लिए S वाला फॉर्मूला होता है S इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक x फॉर्मूला, तो वो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो वो हो गया। अब L निकल के अब उसने बोला कि ये भी बताना है कि तनाव क्या हो, न्यूनतम हो। तनाव न्यूनतम के लिए मैंने एक बार तो dt अपॉन में dc तो कर दिया था, बराबर में 0 करके वैल्यू निकाल दी, सॉल्व हो गया। बट हमें न्यूनतम तनाव के लिए मैंने बोला इसी का एक बार और अवकलन करना होता है। इसी का अगर एक बार और अवकलन करते हो तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए और अवकलन दोबारा c के सापेक्ष ही करना है। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर तनाव क्या है, न्यूनतम है। अब dt अपॉन में dc की वैल्यू कितनी थी, ये निकली हुई थी। ठीक है, इसका एक बार अगर आप और करते हो तो ये कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक d अपॉन में 2c मिलता है और माइनस का d अपॉन में 2c की स्क्वायर हो जाएगा। और इसको वापस ओपन कर दो, इसी को वापस अगर ओपन करते हो तो d अपॉन में 2c का करोगे तो फिर उसका करोगे, इस तरीके से करते जाओगे तो d स्क्वायर t अपॉन में dc स्क्वायर की वैल्यू हमें 0 से बड़ी मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, ये तो l की वैल्यू निकल गई। यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 पार्ट तो क्वेश्चन में खत्म हो गए, तीसरा पार्ट हमें मिनिमम निकालना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि तनाव न्यूनतम होने के लिए dt अपॉन में dc का c के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर d स्क्वायर t अपॉन में dc स्क्वायर की वैल्यू या का मान 0 से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, या d स्क्वायर t अपॉन में dc स्क्वायर का मान धनात्मक प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं, धनात्मक प्राप्त होता है। अतः इसके सिरों पर तनाव क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो न्यूनतम होगा, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो मैक्सिमम होगा यानी अधिकतम होगा। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, वरना आप क्वेश्चन को यही छोड़ सकते हो कि न्यूनतम तनाव, क्योंकि न्यूनतम तनाव की कंडीशन तो इक्वेशन, अगर वहाँ पे न्यूनतम तनाव का अगर अपने नहीं करते, dt पर dc को 0 के बराबर नहीं रखते, हमें इक्वेशन एक्यूरेट मिलती ही नहीं। ठीक है, अगर हमने वहाँ पर न्यूनतम कंडीशन लेके चले हैं तभी तो हमें ये कंडीशन मिली है ना, वरना इसकी कंडीशन जो हमें प्रूफ करने को बोली थी वो मिलती ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब उसके ऊपर तनाव न्यूनतम ही मिलेगा। ठीक है, चेक करना, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, उसको चेक करके देखना, न्यूनतम तनाव मिल जाएगा आपको। क्योंकि अगर नहीं होता तो ये जो इक्वेशन हमारे पास मिली है लैम्डा tan लैम्डा इक्वल्स टू 1 और वो d अपॉन में 2c sin लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो वो इक्वेशन हमें नहीं मिलती। तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन ही उठाए हैं इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, वैसे तो 3-4 क्वेश्चन शायद और होंगे, तो अभी ये 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं। और इन क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देखें, क्योंकि उसके बिना ये जो भी मैंने लेक्चर्स करवाए कॉमन कैटेगरी पे, जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो लेक्चर सीरीज देखनी पड़ेगी फर्स्ट वाले, क्योंकि सारा काम कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर करवाया हुआ है, सारी प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप, डेफिनेशन। आपको जो अगर डेफिनेशन निम्नतम बिंदु क्या है वही नहीं पता होगा तो आप कॉमन कैटेगरी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, डायग्राम में ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जाके देखें, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉमन कैटेगरी का जो भी चैप्टर था हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वो नया टॉपिक लेके आएंगे, वर्चुअल वर्क के ऊपर है। ठीक है, इसी स्टैटिक्स बुक के अंदर से। ठीक है, और उसके वर्चुअल वर्क के साथ हमारी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।